बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो राय दहिंदगान और बराह रास्त कानून साजी के बारे में है। राय दहिंदगान के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो अपनी राय का इजहार करते हैं उन्हें राय दहिंदगान कहते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि बराह रास्त कानून साजी के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि यूनान में वहाँ से इल्म शहरियत का आगाज़ हुआ था। वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थीं जिन्हें शहरी रियासतें कहा जाता था, और वहाँ पे आबादी कम होने की वजह से बराह रास्त जमहूरियत अख्तियार की गई थी। रोसू ने भी इसकी तायद की है कि जो बराह रास्त जमहूरियत है वो बेसिकली बहुत एक अच्छी जमहूरियत है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आबादियाँ बढ़ी, रियासत के रकबे में, उसकी आबादी में इजाफ़ा हुआ, तो वैसे वैसे नुमाइंदा जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल हुआ, जिसमें कवानीन अवाम के नुमाइंदे वज़ा करते हैं। अब फिर भी कुछ ममालिक में स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ़ दैम कि जहाँ पे डायरेक्ट लेजिस्लेशन अभी भी कायम है। उसके तरीके कौन कौन से हैं, आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहला है रेफ़रेंडम, यानी इस्तिस्वाब राय। ये जमहूरी ममालिक में राय जो होता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कानून पर, किसी भी आइन के तहत या किसी भी चीज़ के बारे में अवाम की राय हाँ या ना की सूरत में ली जाए, या किसी भी कानून को तौसीक के लिए अवाम के पास डायरेक्ट भेजा जाए, तो हम उसे कहते हैं कि ये रेफ़रेंडम है या इस्तिस्वाब राय है। और पाकिस्तान के आइन में भी रेफ़रेंडम की गुंजाइश है, जिसमें सदर मुमलिकत किसी भी कानून को, किसी भी चीज़ को रेफ़रेंडम के लिए अवाम के सामने पेश कर सकता है। उसके बाद है इनिशिएटिव, यानी हक़ हदायत। इससे मुराद ये है कि अवाम बज़ाते ख़ुद किसी कानून को बनाए जाने की तजवीज़ पेश करें। स्विट्ज़रलैंड में ये तरीका राइज है कि अवाम की कुछ तादाद, उनकी एक तादाद आइन की रूह से मुतय्यन है कि अगर उतनी तादाद एक साइनिंग पटिशन जो है, एक रिटन पटिशन जो है वो दायर करती है कि ये कानून जो है उसमें तरमीम की जाए, ये कानून पास किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उसके मुताबिक कानून पास करती है। इसे इनिशिएटिव या हक़ हदायत कहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो राय शुमारी है, पब्लिसाइड है, कि एक मखसूस किस्म का इस्तिस्वाब राय है ये भी, लेकिन इसमें और इस्तिस्वाब राय में फ़र्क ये है कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त कानून साजी से नहीं होता है, यानी कि ये आइनी मामला से डील नहीं करती है, बट इस रिलेटेड टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। आमतौर पर इसका इस्तेमाल आवाम की अपनी सियासी हैसियत के तयन के लिए इस्तेमाल होता है कि वो किस मुल्क में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर इट्स द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो कश्मीर के अवाम हैं, वेदर दे वुड whether they acceded to Pakistan or whether they acceded to India। अब उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ हक़ बाज़ तलबी रिकॉल। ये तरीका भी स्विट्ज़रलैंड में राइज है, और इसका मतलब ये है कि बराह रास्त कानून साजी जो है वो कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ वे कि अगर कोई नुमाइंदा अवाम की उमंगों के मुताबिक काम नहीं कर रहा, या जिसको अवाम ने मुंतखब करके भेजा है वो वहाँ जाके अपने फ़राइज़ से गाफिल हो गया है, या वो सिंसियर नहीं रहा, या वो एक्टिव नहीं रहा, तो अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो उसे वापस बुला सकते हैं और दोबारा अपना नया नुमाइंदा मुंतखब करके भेज सकते हैं। और वेरी ब्यूटीफुल एंड इफ़ेक्टिव वे कि इसकी वजह से जो नुमाइंदे होते हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो अपना एक्टिव रहते हैं, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि इन सम कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अगर आप देखें तो यहाँ पे जब नुमाइंदे मुंतखब होकर जाते हैं तो उसके बाद अवाम के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है उन पर चेक एंड बैलेंस रखने का, और भी बहुत सारे ममालिक में। लेकिन ये भी बराह रास्त जमहूरियत की एक शक्ल है कि जो नुमाइंदे हैं उन पर अवाम की तरफ से बराह रास्त चेक होता है, और अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर उसको वापस बुलाया जा सकता है। और ये तरीका अमेरिका की बाज़ रियासतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे मुंतखब जजों की बरतरफ़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर वो अपने फ़राइज़ ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं,
और ये तरीका साबिक सोवियत यूनियन यानी कि रशिया में भी मुकम्मल तौर पर था। और स्विट्ज़रलैंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि स्विट्ज़रलैंड की बाज़ कॉलोनीज़ में ये एक ख़ास अक्सरियत जो है आवाम की अगर तायद करती है तो किसी भी मुकदमा को बर्खास्त करा के या किसी भी मुकदमा को बर्खास्त करके नए इंतखाबात मुनक्किद जो हैं वो करवाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव है आवाम को, अवामी नुमाइंदों को एक्टिव रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से थे कि आपको इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रिकॉल करना क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है, हक बाज़ तलबी क्या होता है। इन पे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन हमारा सियासी जमातें हैं। सियासी जमातों पर अलबत्ता आपको नोट आ सकता है कि सियासी जमातें क्या होती हैं। सियासी जमात जुदा जमहूरी निज़ाम जो है उसमें पोलिटिकल पार्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि सियासी जमातें जो हैं आपके अपने मुल्क में भी पाई जाती हैं, बहुत सी सियासी जमातें हैं। सियासी जमात क्या होती है? लोगों का गिरोह होता है जो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होता है और उनका मकसद जो होता है वो सेम होता है। ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ये, और उनकी जो मेंबरशिप होती है जो भी चाहे जो भी जिस सियासी जमात के नज़रियात से मुताबिकत रखता है वो उसमें शामिल हो सकता है, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब इसकी तारीफ़ लॉर्ड ब्राइस ने की है, गेटल ने की है, मैकाइवर ने की है, सल्टाओ ने की है और डिसराइली ने की है। आपको जो आसान डेफिनेशंस लगती हैं आप इसमें से उसको याद कर सकते हैं कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि सियासी जमात एक मुनज़्ज़म ग्रोह है लोगों का जो कि सियासी मकासद के हसूल के लिए सरगर्म अमल होते हैं। गेटल ने भी कहा कि सियासी जमात शहरियों का ग्रोह है जो कम बेश मुनज़्ज़म होते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी हुकूमत पर अख्तियार हासिल करने की कोशिशों में लगा देते हैं। जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं इनको अगर आप गौर से जायज़ा लें तो सारी की सारी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सियासी जमात सियासी तौर पर लोगों का एक मुनज़्ज़म गिरोह होता है जो कि आपस में मुत्तफ़िक होते हैं, जिनके नज़रियात और ख़यालात एक जैसे होते हैं और वो अपनी कोशिश से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसके फ़राइज़ क्या हैं? सियासी जमात के सबसे पहला रायनामा की तश्कील करती है कि रायनामा आपने पढ़ा है पब्लिक ओपिनियन क्या है, आवाम की राय जो कि अक्सरियत के मफाद में होती है वो रायनामा होती है। तो शुरू में जो रायनामा होती है वो वाज़ेह नहीं होती है, हर बंदे का अपने ख़यालात होते हैं, अपने तसव्वुरात होते हैं। तो सियासी जमातें ऐसे नज़रियात और तसव्वुरात के मुताबिक रायनामा को बाकायदे वाज़ेह शक्ल देती हैं। ये उनके जो इंतशार है उसको तंजीम उसमें पैदा करती हैं और सियासत में जो लफ्ज़ी हंगामा आराई के अलावा कुछ बाकी ना रह जाए अगर सियासी जमातें ना हों। उसके बाद ये पॉलिटिकल अवेयरनेस देती हैं, ज़ाहिर है मुल्की मसाइल और उनके हल के मुतल्लिक़ तरीके बताती हैं, आवाम को आगाह करती हैं हर चीज़ के मुतल्लिक़। तो इस तरह से आवाम में सियासी शऊर पैदा होता है। उसके बाद इंतखाबात हैं कि सियासी जमातों के बगैर इंतखाबात इलेक्शन जो हैं वो बेमायनी हैं। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस की गहमा गहमी होती है तो हर सियासी जमात के कैंडिडेट जो होता है वो नज़र आ रहा होता है आपको, PTI का, PMLN का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तहरीक लब्बैक का और भी बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो ये जो इलेक्शंस होंगे ये कैंडिडेट अगर इनके बगैर लड़ेंगे तो वो इलेक्शन जो हैं उनकी कोई इतनी ख़ास वक़्त नहीं होगी। तो इसलिए इंतखाबात के दिनों में भी काफ़ी सरगर्मी का मुज़ाहरा करती हैं। उसके बाद हुकूमत की तश्कील करती हैं कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स आती हैं वो जो है हुकूमत तश्कील देती है। ये बात आपको पता है कि छोटी सी कॉमन सी बात है कि जैसे पहले पिछले मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा अक्सरियत थी तो उन्होंने हुकूमत बनाई थी। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सीट्स मिली तो उन्होंने हुकूमत बनाई। तो इसलिए हुकूमत की तश्कील में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर सियासी जमातें नहीं होंगी तो हुकूमत की तश्कील बज़ाते खुद एक मुश्किल अमर बनकर रह जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनका फिर यकजा करना उनको किसी एक प्लेटफार्म पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सियासी जमातें ही हैं जिनकी वजह से हुकूमत की तश्कील आसान होती है। उसके बाद जो हुकूमत नहीं बनाती है पार्टी वो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ जाती है, वो अपोजिशन का किरदार अदा करती है और हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करती है और इस तरह से जो निज़ाम है वो जो सेटअप है गवर्नमेंट का वो चलता रहता है। उसके बाद है अफराद की हौसला अफजाई करती है कि ये सियासी जमातें मुख्तलिफ़ अफराद की हौसला अफजाई करती हैं
कि वो पॉलिटिकल अवेयरनेस उनमें पैदा करने के लिए, उनमें उनको इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए, उसके अलावा वो एज अ वोटर अपना किरदार अदा करें। वो हर तरीके से अवाम की रहनुमाई करती हैं और अवाम को मदद फराहम करती हैं। उसके बाद ये कौमी वहदत का सबूत है। ज़ाहिर है सियासी जमात जो होती है, जो पूरे मुल्क में मकबूल होती है, वो जो कौम है उसकी इत्तेहाद को पारा पारा नहीं होने देती है, और वो पूरे मुल्क की कौमी वहदत और यगानियत का सबूत होती है। उसके बाद है सियासी जमातों का किरदार, कि सियासी जमातों का आजकल के दौर में जमहूरियत में क्या किरदार है। ज़ाहिर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका किरदार है, और कह सकते हैं कि जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जब जमहूरियत को आपने कामयाबी से चलाना है तो इट इज़ द नीड ऑफ द डे दैट यू शुड strengthen the political parties in the country. If they are strengthened in the country, it means that the country is going towards the right way. तो इसलिए सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत की तश्कील में, हिज़्ब इख्तिलाफ की तश्कील में, आवाम की पॉलिटिकल अवेयरनेस को के लिए, कौमी वहदत के लिए, इन सारे कामों के लिए बड़ी मुफीद साबित होती हैं। और अगर वो पार्लिमानी निज़ाम है तो इसमें उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पार्लिमानी निज़ाम भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर वो सदारती निज़ाम है तो उसमें भी उनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें वो सदर के इंतखाब के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफ़ी अहम रोल जो है अदा करती है। इसलिए जो जमहूरी निज़ाम है इसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना सिर्फ होना ज़रूरी है बल्कि उनका फ़ाल होना और उनका एक्टिव किरदार अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका आज का लेक्चर था फर्स्ट ईयर। आपकी बुक बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और अब आपने इसके टेस्ट्स की तैयारी करनी है। इसमें से अगर आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें कि अब आपको नेक्स्ट पहले कौन सा चैप्टर करवाऊँ मैं, ताकि मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट करवाऊँ। मेरा ख्याल है मैंने आपको 5th चैप्टर पहले रिपीट करवाया है। इसके अलावा कोई और चैप्टर जो आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन दे दें, अदरवाइज़ फिर मैं उसको दोबारा से फर्स्ट से या 6 से शुरू कर लूँगी। और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बताएं। अपने जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तैयार करें। इसमें से 20 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, और आपने मुझे बताना है, क्योंकि जब आपने आना है तो मैंने आपकी ये सारे चेक करने हैं जो मैं आपको शुरू से देती आ रही हूँ। 20-20 रोज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके पास लिखे हुए मौजूद होने चाहिए। इनकी बेस पर आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर आपकी कोर्स से हट के कोई चीज़ करते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करते हैं, कोई MCQs तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच।